नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका राजधानी लाइव में। खबरों का रुख करते हैं राजधानी दिल्ली से। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं द्वारा एक तथाकथित फर्जी रिपोर्ट के सहारे सीएम अरविंद केजरीवाल को गाली दिए जाने पर आड़े हाथ लिया है। मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनता के सामने भाजपा के झूठ और झगड़ालूपन स्वभाव को उजागर करने का दावा किया है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि भाजपा नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों द्वारा एक तथाकथित रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा जा रहा है कि दिल्ली में अप्रैल महीने में कोरोना के पीक के दौरान ऑक्सीजन की कमी नहीं थी और सरकार ऑक्सीजन की 4 गुना ज्यादा डिमांड कर रही थी। उप मुख्यमंत्री ने उस तथाकथित रिपोर्ट को पर्दाफाश करने का दावा किया है और रिपोर्ट का सच सबके सामने रखा है और बताया कि भाजपा के नेता जिस रिपोर्ट का हवाला देकर सीएम अरविंद केजरीवाल को गालियां दे रहे हैं वैसी कोई रिपोर्ट अस्तित्व में ही नहीं है। भाजपा के नेता केवल झूठ और भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि भाजपा जिस तथाकथित रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट की ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट बता रही है, उस ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों के अनुसार न तो ऐसी कोई रिपोर्ट को कमेटी द्वारा अप्रूव किया गया है और न ही जारी किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता आके, केंद्रीय मंत्री आके, प्रवक्ता आके, देश के बड़े बड़े नेता आके, जिनके ऊपर देश की बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, वो कुल मिला के कल आज सुबह से एक ही काम कर रहे हैं। मीडिया में बैठ के, ट्विटर पे बैठ के, सोशल मीडिया में अरविंद केजरीवाल जी को गाली दिए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट बताई जा रही है, तथाकथित रिपोर्ट, कि दिल्ली में जब कोविड का पीक था तो ऑक्सीजन की कमी नहीं थी और ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ा चढ़ा के 4 गुना बताई गई थी। ऐसा तथाकथित रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है। मैं उस तथाकथित रिपोर्ट का सच आपके सामने रखना चाहता हूं और सच ये है कि ऐसी कोई रिपोर्ट है ही नहीं। जी हां, मैं दोहरा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेता सुबह से जिस तथाकथित रिपोर्ट के हवाले से अरविंद केजरीवाल जी को गाली दिए जा रहे हैं, वैसी कोई रिपोर्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट दिल्ली सरकार की है, केंद्र सरकार उतनी ऑक्सीजन उसे मुहैया नहीं करा रही। इन सब विषयों को सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑक्सीजन ऑडिट पैनल, सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित किया था, सुप्रीम कोर्ट ने इस पैनल को स्थापित किया था। मुझे कहते हुए आज दुख हो रहा है कि उस पैनल के रिपोर्ट में जिस प्रकार का विषय सामने आया है वो चौंकाने वाला है। और वो पैनल का रिपोर्ट कहता है कि जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट दिखाई गई थी दिल्ली सरकार द्वारा, अरविंद केजरीवाल जी द्वारा, वो 4 गुना बढ़ा करके दिखाई गई थी। 4 टाइम्स इन्फ्लेटेड ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बाय दिल्ली। 4 गुना बढ़ा करके, जितनी रिक्वायरमेंट थी उसको 4 गुना बढ़ा करके बताया गया। और सबसे दुखद विषय है कि दिल्ली के इस झूठ के कारण, अरविंद केजरीवाल जी के इस झूठ के कारण 12 ऐसे राज्य थे पूरे हिंदुस्तान में जो अफेक्टेड हुए अपने ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर, क्योंकि सब जगह से ऑक्सीजन काट करके दिल्ली भेजना पड़ा। तो और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी लाइव हैं, सीधे जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से ये ऑक्सीजन का मामला थमता नजर नहीं आ रहा है, अभी आपने सुना कि किस तरीके से पहले संबित पात्रा ने आरोप लगाए और उसके बाद मनीष सिसोदिया उसका जवाब दे रहे हैं, पलटवार कर रहे हैं कि ऐसी कोई रिपोर्ट ही नहीं आई है। उसका सिरे से खंडन कर दिया और उन्होंने कहा कि वो जो रिपोर्ट का दावा कर रही है भारतीय जनता पार्टी, वो झूठी रिपोर्ट है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन को लेकर जो अस्पतालों के अंदर बुरे हालात थे, यानी कि दूसरी वे के अंदर, वो कहीं ना कहीं अब सवालों के घेरे में गिरती नजर आ रही है। क्योंकि दिल्ली सरकार के द्वारा निरंतर यही कहा गया था कि केंद्र सरकार जो है दिल्ली सरकार को ऑक्सीजन नहीं दे रही है और कहीं ना कहीं जितनी ऑक्सीजन मांगी गई थी, मानी कि 700 मैट्रिक टन, उसके बाद बढ़ाकर उसको 800 मैट्रिक टन कर दिया गया था, 900 मैट्रिक टन कर दिया गया था और लगभग 1200 मैट्रिक टन कर दिया गया था। मगर अब जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि एक ऑडिट, जो ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी थी, उसकी रिपोर्ट आई है और रिपोर्ट के आधार पर अब दिल्ली सरकार गिरती नजर आ रही है। और जिसको लेकर कल सारे दिन
यही देखने को मिला कि दिल्ली की जो भाजपा के जो बड़े नेता हैं वो लगातार कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को घेर रहे थे और बार बार एक ही रिपोर्ट दिखाई जा रही थी जो सुप्रीम कोर्ट की ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के द्वारा की रिपोर्ट थी। यानी कि सीधे सीधे कहे तो कहीं ना कहीं उस रिपोर्ट के माध्यम से सिर्फ यही कहा जा रहा था कि दिल्ली सरकार 4 गुना ऑक्सीजन मांग रही थी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो और राज्य थे यानी 12 राज्य थे उनकी ऑक्सीजन काट कर दिल्ली को दी गई थी। मगर दिल्ली के अंदर जो ऑडिट कमेटी की जो रिपोर्ट दिखाई जा रही है कोर्ट की द्वारा की कोर्ट के अंदर कि ये कहा गया था कि दिल्ली ने 4 गुना ऑक्सीजन मांगी थी। मगर जिस तरीके से संदीप पात्रा ने भी कहा, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने भी कहा, लगातार कहीं ना कहीं मीडिया के सामने ये रिपोर्ट भी पेश की गई कि ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के द्वारा 4 गुना दिल्ली सरकार जो है ऑक्सीजन मांग रही थी। मगर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार ने सरे से ही इसका खंडन कर दिया, क्योंकि जिस तरीके से उप मनोज सिसोदिया ने साफ जाहिर कर दिया कि दिल्ली सरकार के पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है और ना ही ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के द्वारा कोर्ट के अंदर ऐसी कोई रिपोर्ट पेश की गई है। तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार ने अपना बचाव किया, मगर भाजपा इस मौके को हाथ से जाना नहीं देना चाहेगी, क्योंकि दिल्ली के अंदर भी निगम के इलेक्शन है और लगातार कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी है वो कहीं ना कहीं यूपी के अंदर और हरियाणा के अंदर और पंजाब के अंदर भी कहीं ना कहीं अपनी बागडोर रखना चाहती है। तो कहीं ना कहीं अब इस छवि से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की छवि जरूर बिगड़ेगी। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि राजू की इस दिल्ली में जिस तरीके से ऑक्सीजन की 4 गुना ज़्यादा मांग की गई उससे 12 राज्य ऐसे हैं जो कि प्रभावित हुए हैं और उन 12 राज्यों की ऑक्सीजन की कटौती करके दिल्ली को सप्लाई की गई, तो जाहिर है कि अगर 12 राज्यों की ऑक्सीजन की कटौती की गई तो वहाँ पर ऑलरेडी पहले तो पेशेंट जो है वो ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ ही रहे थे, लेकिन उसके बाद भी अगर ऑक्सीजन की कटौती की जा रही है तो दोहरी मार अगर उन पर पड़ रही है, तो अगर इसका जिम्मेदार भी कहीं ना कहीं तो दिल्ली सरकार ही होगी फिर तब तो। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, मगर यहाँ पर एक चीज और समझनी होगी, जिस तरीके से और राज्यों के जो मरीज थे वो जो ऑक्सीजन के लिए परेशान हो रहे थे, मगर वही स्थिति दिल्ली के अंदर भी देखने को मिलती थी कि दिल्ली के अस्पतालों के बाहर भी मरीज जो है वो ऑक्सीजन के लिए तड़पते नजर आ रहे थे और लगातार अस्पताल प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा था कि उनके पास ऑक्सीजन नहीं है। और यही चीज दिल्ली सरकार भी कह रही थी कि केंद्र सरकार उनको ऑक्सीजन नहीं मुहैया करा रही है। मगर एक चीज और गौर करने वाली होगी इसके अंदर, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो स्वास्थ्य क्या सकते हैं खाद्य जो मंत्री थे यानी कि इमरान हुसैन, वो कहीं ना कहीं अपने कार्यालय से फ्री ऑफ कॉस्ट जो ऑक्सीजन थी वो दे रहे थे। तो उससे साफ जाहिर है कि उनके पास ऑक्सीजन कहां से आ रही थी। मगर उन्होंने भी अपना बचाव किया कि जो हरियाणा से जो उनके संपर्क के जो लोग हैं वो लाकर यहाँ पर दे रहे थे सिर्फ उनके कार्यालय से। मगर कहीं ना कहीं जिस तरीके से इमरान हुसैन ने अपना बचाव किया था, आम आदमी पार्टी ने बचाव किया, तो यहाँ पर भी फिर दोबारा से आम आदमी पार्टी ने अपना बचाव किया और साफ खंडन किया है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऐसी कोई रिपोर्ट पेश ही नहीं की गई है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने अपना बचाव तो कर लिया, मगर उस समय की जो स्थिति थी वो कहीं ना कहीं डरावनी थी, क्योंकि दिल्ली की जनता भी अस्पतालों के बाहर ऑक्सीजन के लिए बिल्कुल तड़पती नजर आई थी और यही चीज मीडिया ने लगातार निरंतर दिखाई भी थी और जिसके लिए दोनों ही सरकारों को जिम्मेवार ठहराया था। मगर अभी भी जिस तरीके से राजनीति हो रही है, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है और एक दूसरे का अपना अपना बचाव भी कर रहे हैं, तो उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं राजनीति की जा रही है। मगर जनता के बारे में अभी भी तीसरी वेव से बचने के लिए रास्ते होने चाहिए, वो अभी न समाधान नहीं निकलता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल राजीव, आपने बहुत सही बात कही कि तीसरी वेव का जिस तरीके से आशंका जताई जा रही कि तीसरी लहर आएगी और उस पर ध्यान न दे करके एक बार फिर से अब ये जंग छिड़ गई कि ऑक्सीजन किसने कितनी मांगी और कितनी किसको सप्लाई की गई। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात एक गौर करने वाली और है राजीव कि जिस तरीके से ये कहा गया कि मैनेजमेंट नहीं था दिल्ली सरकार का, मिसमैनेजमेंट पूरा हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन जब पहुंच रही थी तो उसको सिलेंडर को खाली करने में, टैंकर को खाली करने में और उसके बाद अपलोडिंग करने में काफी समय लग रहा था, तो जिसकी वजह से ये बताया जा रहा है कि जो ये ऑक्सीजन की जो पूरी रिपोर्ट है उसमें वही बताया जा रहा है कि मिसमैनेजमेंट था पूरा दिल्ली सरकार का। देखिए सही कहा आपने, यहाँ पर एक चीज और गौर करने वाली बात होगी, जिस तरीके से आपने भी कहा कि जिस तरीके से दिल्ली सरकार के द्वारा जो टैंकर आए थे यानी कि अस्पतालों के अंदर टैंकर खाली करते थे और यहाँ तक कि जो स्थिति कहीं ना कहीं स्थिति की सरकार की जिम्मेवारी केंद्र सरकार की थी, मगर यहाँ पर सरकारों ने अपना बचाव किया और सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए इस तरीके के आरोप लगाए। मगर एक चीज और गौर करने वाली होगी, जो उस समय ऑक्सीजन की वजह से जो लोग मरे थे उनकी जिम्मेवारी किसी ने भी नहीं ली, क्योंकि ना आम आदमी पार्टी ने नहीं, दिल्ली सरकार ने, ना ही केंद्र सरकार ने, मगर जिम्मेवारी दोनों ही सरकारों की बनती है और तीसरी वजह से बचने के लिए भी जिम्मेवारी दोनों ही सरकारों की बनती है अभी भी। बिल्कुल राजीव, जिम्मेदारी सरकारों की बनती है, वो चाहे फिर केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, लेकिन
अब लगता है कि जिस तरीके से ये ऑक्सीजन का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है, इस पर अब लगाम लगनी चाहिए, मुझे लगता है थमना चाहिए और दोनों सरकारों को इस पर चिंतन करना चाहिए कि आने वाले समय में, क्योंकि जिस तरीके से तीसरी लहर से पहले एक और खतरनाक वेरिएंट आ गया है, डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर के अब तमाम सारे राज्यों में डेल्टा प्लस वेरिएंट मिल रहा है, उसको लेकर के सरकार को चिंतन करना चाहिए, उसके बारे में उससे निजात पाने के लिए सोचना चाहिए कि आखिर लोगों के लिए व्यवस्था कैसे दे पाए और तमाम सारी जिस तरीके से लेकर के इन सारी व्यवस्थाओं को सोचना चाहिए और उस पर गौर फरमाना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपको तमाम सारी जानकारी देने के लिए राजू। तो रुख करेंगे इसी साथ अगली खबर का। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के घर पर एक महीने में दूसरी बार प्रवर्तन निदेशालय ने छापा मारा है और इसके साथ शुक्रवार को ईडी की टीम भारी संख्या में पुलिस और केंद्रीय पुलिस बल के साथ देशमुख के आवास पर पहुंची, जिससे मामले में और कड़ी कार्रवाई की अटकलें अब तेज हो गई हैं। देशमुख के खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दर्ज मुकदमे और जांच के दौरान सामने आए साक्ष्यों के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय देशमुख के खिलाफ समानांतर जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय शुक्रवार सुबह से महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख नागपुर स्थित आवास पर छापेमारी कर रही थी और ईडी का जांच दस्ता करीब 8 बजे देशमुख के ठिकाने पर पहुंचा और कार्रवाई शुरू की गई थी। इस दौरान सुरक्षा के चौक चौबंद इंतजाम भी किए गए थे। बता दें कि भ्रष्टाचार का आरोप लगने के बाद एनसीपी के वरिष्ठ नेता ने अपना पद छोड़ दिया था और उनके खिलाफ ईडी ने कथित भ्रष्टाचार और कार्यालय मामले के दुरुपयोग के आरोप को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी दर्ज किया है और देशमुख के खिलाफ पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया है। सीबीआई द्वारा 24 अप्रैल को कार्यालय के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार के आरोपों में सीबीआई द्वारा केस दर्ज किए जाने के लगभग एक पखवाड़े बाद ईडी ने कार्रवाई शुरू की और सीबीआई ने 6 अप्रैल को बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा एजेंसी से रिश्वत और कार्यालय के दुरुपयोग के आरोपों की जांच करने के लिए कहा था। इस फैसले के तुरंत बाद देशमुख अपने पद से हट गए थे, तो वहीं ईडी की हुई छापेमारी से महाविकास अघाड़ी सरकार पूरी तरह से हड़बड़ा गई है। आनन फानन में जो बयान आए वह राजनीति को और तूल दे रहे हैं और अनिल देशमुख के घर हुई छापेमारी पर एनसीपी कार्यकर्ताओं ने नागपुर स्थित उनके आवास के बाहर केंद्रीय जांच एजेंसी सहित नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। कल आप सभी को पता है कि परमवीर सिंह जब मुंबई के पुलिस कमिश्नर थे और पुलिस कमिश्नर के पद से उनको जब हटाया गया क्योंकि उनका रोल बड़ा सस्पिशियस था, उनको जब हटाया गया, उनको हटाने के बाद में परमवीर सिंह कमिश्नर ऑफ पुलिस, माजी पुलिस कमिश्नर मुंबई, इन्होंने मेरे ऊपर झूठे आरोप किए, फॉल्स एलिगेशन मेरे ऊपर लगाए। मेरा यह कहना है कि जब परमवीर सिंह जब मुंबई पुलिस कमिश्नर थे, जब वो कुर्सी पे वहां बैठे थे, उस टाइम उन्होंने क्यों नहीं आरोप किए? जब उनको वहां से उनका तबादला किया गया, उनके सस्पिशियस भूमिका की वजह से उनको वहां से पदमुक्त किया गया, उनका दूसरी जगह ट्रांसफर किया गया, उसके बाद में उन्होंने मेरे ऊपर झूठे आरोप किए। और इसी खबर पर हमारे साथ सीधे मुंबई से लाइव जुड़ चुके हैं संवाददाता मुरारी सिंह। मुरारी, जिस तरीके से अब ये मामला तूल पकड़ता चला जा रहा है, आप जिस तरीके से पहले सीबीआई और अब ईडी की कार्रवाई लगातार मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है और इस पर अब कहीं ना कहीं राजनीति भी गर्माती हुई नजर आ रही है। जी योगेंद्र, ये कहना गलत नहीं होगा। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बयान के बाद ही देर रात जिस तरीके से महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बयान देते हुए मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह पर तिकड़ा फोड़ा है, उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्होंने हमारे ऊपर झूठे मुकदमे, झूठे केस दर्ज कराए हैं। जबकि परमवीर सिंह ने अपने पत्र में साफ तौर पर जो आरोप लगाए हैं वो काफी गंभीर था और यही वजह था कि सीबीआई इस मामले में गंभीरता लेते हुए मामला दर्ज कर बारीकी से जहां जांच कर रही थी, वहीं ईडी भी अब पूरी तरह से सख्त हो चुकी है और यही वजह है कि कल महाराष्ट्र के नागपुर सहित मुंबई के जो है कि जो उनके आवास थे वहां पर छापेमारी हुई। कई घंटे तक जो है कि छानबीन चली और खबर की देर रात जो उनके पीए हैं और उनके पीएस, इन दोनों को जो है कि ईडी
पूछताछ के लिए अपने ताबे में ली है। तो लगातार जहां एक तरफ अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ रही है, वहीं अनिल देशमुख इस पूरे मामले में पूरे आरोपों से अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। योगेंद्र, बिल्कुल, लेकिन मुरारी, जिस तरीके से अनिल देशमुख भले ही अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, और ये तो क्लियर हो पाएगा जांच के बाद, जो जांच के बाद रिजल्ट आएगा उस पर कौन दोषी था और कौन किस पर फर्जी एलिगेशन लगे हुए थे। लेकिन ये जो नज़ारा देखने को मिला अनिल देशमुख के घर के बाहर, जो कार्यकर्ता हैं वहां पहुंचे एनसीपी के, ये किस तरीके का, किस नजरिए से देखा जा रहा है? क्योंकि वहां पर ईडी के खिलाफ नारेबाजी करना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी करना, ये कहां तक जायज है? क्योंकि अगर ये निर्दोष है अनिल देशमुख, तो वो तो जांच के बाद क्लियर हो जाएगा। योगेंद्र, देखिए, एनसीपी कार्यकर्ताओं की तरफ से कोई पहली बार नहीं किया गया है। इससे पहले अगर ध्यान दे तो शरद पवार को, एनसीपी प्रमुख को जब पूछताछ के लिए प्रदेश निर्देशालय द्वारा जब नोटिस दी गई थी, उसके बाद मुंबई सहित महाराष्ट्र में जो कार्यकर्ता थे वो काफी उग्र रूप ले चुके थे। और ऐसी तस्वीर नागपुर में देखने के लिए मिली, जहां पर उनके आवास के बाहर जो अधिकारी वहां पहुंचे हुए थे, उन अधिकारियों के सामने उनका विरोध किया गया। देश के प्रधान नरेंद्र मोदी के खिलाफ वहां पर नारेबाजी की गई। गनीमत रहा कि वहां पर पुलिस व्यवस्था पूरी तरह से चुस्त और दुरुस्त की गई थी और तमाम एजेंसियां वहां पर सक्रिय थी। नहीं, जिस तरीके से एनसीपी कार्यकर्ता विरोध कर रहे थे, जिस तरीके से पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के बचाव में नारेबाजी कर रहे थे, ऐसे में कोई घटना भी वहां हो सकती थी। लेकिन नागपुर पुलिस की सराहना करनी होगी कि लगभग 5 से 7 टीम लेकर के पूरे मकान, पूरे इलाके को घेर लिए थे। जी बिल्कुल मुरारी, मुझे तो लगता है इन लोगों के ऊपर मामला भी दर्ज करना चाहिए, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई हैं, जिस तरीके से भीड़ है, ना तो ज्यादातर लोग उसमें मास्क लगाए नहीं दिख रहे हैं, और महाराष्ट्र में किस तरीके से कोरोना ने तबाही मचा रखी थी, किस तरीके से कहर बरपा रखा था, किसी से छुपा नहीं है। और हालात ये है कि अब डेल्टा प्लस वेरिएंट आ रहा है, वो भी, उसके भी मामले निकलने लगे हैं। देश भर में 40 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, और ऐसे में मुझे लगता है कि वो चाहे एनसीपी के कार्यकर्ता हों या किसी अन्य दल के कार्यकर्ता हों, अगर वहां पर सरकार है तो सरकार में कार्यकर्ता किसी के हों, अगर सरकार कार्यकर्ता पालन नहीं करते हैं सरकार के नियमों का, तो उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र का वो नागपुर वही है जो कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा था। ऑक्सीजन से लेकर के बेड, मेडिसिन से लेकर डॉक्टरों की कमी नागपुर में देखी गई थी। लेकिन थोड़ी राहत क्या सरकार ने दे दी कि वहां पर खुद सरकार में जिम्मेदार जो पार्टी है, उनके कार्यकर्ता किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अब ऐसे में अगर संक्रमण फैलता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? योगेंद्र, एक चीज यही भी है कि जनता जब ये टीवी पर देखती है या सामने देखती है, तो उन्हें लगता है कि अगर कोरोना होता तो क्या इन नेताओं को नहीं होता। यहाँ सैकड़ों की भीड़ में ये लोग इकट्ठा हैं, तो इस तरीके की गलत फहमियां भी लोगों के बीच में जाती है। इस मामले में महाराष्ट्र सरकार को गंभीरता लेना होगा। नाराजगी करिए, आंदोलन करिए, लेकिन जो महामारी है, जो उसकी गाइडलाइन है, उसका फॉलो करिए, नहीं तो फिर संक्रमण फैलेगा तो हालात कैसे होंगे इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। जी बिल्कुल मुरारी, लेकिन क्या जिस तरीके से कल छापेमारी की गई, अनिल देशमुख के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई, इस दौरान जब वहां से अधिकारी निकले, ईडी के अधिकारी निकले, तो क्या कुछ निकल करके आया, बाहर कुछ आया, या फिर उन अधिकारियों ने कुछ बयान दिया? देखिए, ईडी की तरफ से अभी तक इस मामले में कोई स्टेटमेंट जारी नहीं हुआ है, लेकिन जितने देर तक वहां छापेमारी हुई है, ये कहना गलत भी नहीं होगा कि ईडी के पास कोई ऐसे सबूत, कोई ऐसे दस्तावेज लगे हुए हैं जिसके आधार पर ईडी इस मामले की गंभीरता ली है। क्योंकि एनसीपी प्रमुख शरद पवार के सबसे करीबी कहे जाते हैं, और ऐसे में उनके घर पर और उनके 5 घरों पर छापेमारी, तो ईडी कहीं न कहीं इसमें जो कि मजबूत पक्ष में है। देखना होगा कि जो पूछताछ उनके पीए और पीएस के साथ में चल रही है, क्या कुछ सबूत उनके हाथ लगते हैं। बिल्कुल, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी के लिए मुरारी सिंह। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे महाराष्ट्र से। तो अगली खबर का रुख कर लेंगे अब इंदौर से। अगली खबर है, इंदौर में मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट अब तेजी से आगे बढ़ेगा। संभायुक्त डॉक्टर पवन कुमार शर्मा की अध्यक्षता में शुक्रवार को कमिश्नर कार्यालय में आयोजित बैठक में प्रोजेक्ट की समीक्षा की गई। बैठक में कलेक्टर मनीष सिंह, मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गौतम सिंह, आईडीए के सीईओ विवेक श्रोत्रिय
सहित मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट के भोपाल से आए अधिकारी उपस्थित रहे और बैठक में संभायुक्त डॉक्टर शर्मा ने कहा कि कोरोना और अन्य कारणों से इंदौर में यह प्रोजेक्ट पिछड़ गया है, लेकिन अब इस पर तेजी से कार्य करना होगा। और उन्होंने कहा कि मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट के अधिकारी प्रत्येक 15 दिनों में अपनी प्रगति से कलेक्टर इंदौर को अवगत कराएंगे। जमीन के अधिग्रहण सहित अन्य सभी बाधाएं कलेक्टर के समन्वय से दूर की जाएंगी। तो वहीं संभायुक्त डॉक्टर शर्मा ने कहा कि मेट्रो ट्रेन के प्रत्येक स्टेशन से यात्रियों के आवागमन की निर्बाध सुविधाएं होनी चाहिए। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन से बेहतर कनेक्टिविटी हो ताकि बिना किसी बाधा के यात्री मेट्रो ट्रेन पकड़ सके। प्रत्येक मेट्रो ट्रेन स्टेशन के बाहर बस और अन्य वाहनों का प्रवेश और निर्गमन की सुचारू व्यवस्था होनी चाहिए। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि दिल्ली का मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट एक आदर्श है और इंदौर में भी उसी के अनुरूप प्लानिंग होनी चाहिए। प्रोजेक्ट मेट्रो का आप लोगों को सबकी जानकारी में होगा, उसमें अभी कुछ समय कोरोना की दृष्टि से लग रहा था। अब जब कोरोना के केसेस कम आ रहे हैं तो फिर उस प्रोजेक्ट को टेक ऑफ करने के लिए आज बैठक की गई। भोपाल से भी अपने जो अधिकारी हैं, मेट्रो में ईडी हैं गौतम सिंह, वो भी यहाँ पे आए हुए हैं। और जो भी स्थानीय इश्यूज़ हैं, जो इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन के रहते हैं कि सभी विभागों के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो स्पीड से जल्दी किए जा सके, उस संबंध में आज बैठक आयोजित की गई। इसमें देखिए 5-6 प्रोजेक्ट्स के हिस्से हैं, जो ऑर्डर्स हैं, अलग अलग की अपनी अलग अलग डेडलाइन स्टेट गवर्नमेंट तय करती है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस साल 3 या 4 महीने में आगामी कार्य शुरू हो सके, क्योंकि शुरू होगा तो उसमें फिर 2 साल की एक कार्य सीमा, समय सीमा रहती है। अभी जमीन के मुद्दे सॉल्व कर लेते हैं और हर 15 दिन में बैठेंगे तो और आगामी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इंदौर से हमारे संवाददाता मनीष तिवारी सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। मनीष, और क्या कुछ अपडेट निकल करके आया है? मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर के संभायुक्त के द्वारा ये बैठक की गई, अहम बैठक मानी जा रही है और मेट्रो ट्रेन परियोजना में कार्य को प्रगति देने के लिए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। और क्या कुछ इस बैठक में निकलकर सामने आया है? देखिए योगेश, अगर बात करें तो वर्ष 14 सितंबर 2019 को कमलनाथ सरकार ने मेट्रो ट्रेन का यहाँ पर शुभारंभ किया था, भूमि पूजन किया था। दिल्ली की तर्ज पर जो है मेट्रो ट्रेन इंदौर में भी बनाया जाना था। करीब 32 किलोमीटर का जो है मेट्रो ट्रेन का प्रोजेक्ट था। जो मेट्रो ट्रेन चलनी थी 32 किलोमीटर का सफर जो है तय करती, लेकिन इसके बाद से ही लगातार भाजपा और कांग्रेस में लगातार अपना अपना नाम मेट्रो ट्रेन को कमाने के लिए, इसका श्रेय लेने के लिए लगातार, हालांकि अक्सर दोनों ही पार्टियां आगे रहती रही हैं। लेकिन इसके बाद जो है कोरोना काल में बात करें तो जहां इसके पहले कार्य तेजी से किया जाना था, अगर बात करें तो 27 माह में मात्र जो है इस प्रोजेक्ट को, जो 5.5 किलोमीटर का जो एक प्रोजेक्ट था, उसे कंप्लीट करना था। लेकिन मात्र अगर बात करें तो 26 माह में एक ही पिलर बन पाया था, जिसके बाद से लगातार इस पे अवलंब चल रहा था, लगातार जो है कार्य धीमा चल रहा था। और इसके बाद जो है कोरोना काल आ गया था, तो अभी पिछले 2 वर्षों से ये पूरी तरह से प्रोजेक्ट ठप पड़ा था। इस पर किसी तरह से कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा था। लेकिन अब अचानक से एक बार फिर बैठक की गई है और इस कार्य पर तीव्रता लाने के लिए, तेजी से गति लाई जाए, इसको लेकर अब भोपाल से कई जो मेट्रो प्रोजेक्ट के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जो उनके सिविल इंजीनियर हैं, वो तमाम लोग जो है कल यहाँ पर आए और कमिश्नर के साथ एक बैठक की है और तमाम चीजों को लेकर, चाहे वो भूमि अधिग्रहण को लेकर हो या फिर अन्य चीजों को लेकर हो, जो सुविधाएं मुहैया करानी है, उसको लेकर एक बैठक की गई है। और इस प्रोजेक्ट को दिल्ली की तरह एक आदर्श प्रोजेक्ट मानते हुए मेट्रो का, और इंदौर को भी वापस से एक बार तीव्र गति से चालू करने की बात कही गई है। जी योगेश। बिल्कुल राजीव, बड़ी आपने एक महत्वपूर्ण बात बताई है कि जिस तरीके से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, दोनों ही दल के नेताओं ने और दोनों ही दल इस प्रोजेक्ट को श्रेय लेने के चक्कर में लगे हुए थे। तो क्या कहा जाए कि क्योंकि जिस तरीके से अभी संभायुक्त ने कहा कि कोरोना की वजह से ये डिले हुआ है, लेट हुआ है, जो भी इसमें कार्य में लेट आई है, तो अब जिस तरीके से आप बता रहे हैं, तो क्या वास्तव में कोरोना की वजह से डिले हुआ है काम, या फिर ये दोनों दल जो खींचतान रस्साकशी जारी थी उसकी वजह से लेट हो रहा है? देखिए मोहित, योगेश, सबसे पहले अगर यहाँ पर बात करें कोरोना काल की, तो निश्चित तौर पर 2 वर्षों से कोरोना काल था। 2020 से लेकर अभी 2021 तक अगर बात करें तो कोरोना का त्राहिमाम था। तो ऐसे में निश्चित तौर पर जितने भी कार्य थे, चाहे वो सरकारी योजनाओं के कार्य हो या फिर
प्राइवेट के तहत कार्य हो, सभी कार्य जो है पूरी तरह से ठप पड़े थे। तो यह भी कहना उचित होगा कि जी। कोरोना की वजह से इस कार्य में पूरी तरह से धीमी आई थी। लेकिन यह बात भी नहीं जुटलाई जा सकती है कि लगातार इस कार्य को, इस प्रोजेक्ट का श्रेय लेने में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां लगातार आगे आ रही थी। अगर बात करें तो वर्ष 2019 में कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में थी। ऐसे में मुख्यमंत्री कमलनाथ, जो पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके हैं, उन्होंने इस कार्य का, इसका भूमि पूजन जो है और शिलान्यास किया था। इसके बाद से ही लगातार भाजपा जो है कांग्रेस पर हमलावर थी कि यह प्रोजेक्ट जो है भाजपा अपनी तरफ से लेने में पूरी जोर कोशिश कर रही थी। लेकिन अचानक से ही कांग्रेस की सरकार का यहाँ से खात्मा होता है और भाजपा की सरकार आ जाती है और अचानक से इस कार्य पर पूरी तरह से जो तीव्र गति से कार्य किया जाना था उस पर धीमी गति आ जाती है। लेकिन हालांकि जो भाजपा की सरकार तक तो, हालांकि जब बीजेपी की सरकार यहाँ पर बनी तो उस वक्त भी कोरोना काल था। तो निश्चित तौर पर यह कहना उचित होगा कि कोरोना की वजह से जरूर इस कार्य पर पूरी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी के लिए देने के लिए। गणेश तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए थे इंदौर से सीधे लाइव। तो फिलहाल राजधानी लाइव में मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एनबी न्यूज।